Hello everyone, I am Sishwar Kade, your biology teacher and welcome to the EduGrown. So students, इस वीडियो में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन से रिलेटेड। तो ये क्लास 10th के लिए होगा और ये उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है जो कि अभी बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो मैं क्वेश्चन डिस्कस करूँगा वो प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जामिनेशन में आ चुके हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन जो होंगे उसको आप सॉल्यूशन करिएगा और मेरे साथ प्रैक्टिस करिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा, तभी आपको इस वीडियो से काफ़ी बेनिफिट होगा। तो बिना देर किए चलते हैं बोर्ड की तरफ। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में जैसा कि आपको मैंने स्टार्टिंग से बताया हुआ है कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और उनके प्रोबेबल आंसर क्या होंगे, कैसे आपको आंसर करना है, कैसे पॉइंट्स हैं, वो भी मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। तो यहाँ पे इस वीडियो को आप इत्मीनान से एंड तक देखिएगा। ये जो चैप्टर है, चैप्टर 9 हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, तो इसके जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वही हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हम यहाँ पे क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, व्हाट इज जीन। जीन आखिरकार क्या होता है? तो स्टूडेंट्स, जीन जो है वो क्या है? वो है इनहेरिटेंस की यूनिट। तो इसको हम बोलते हैं यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का जो मतलब है वो ये होता है कि जो हमारे कैरेक्टर्स होते हैं वो एक जनरेशन से क्या करते हैं, नेक्स्ट जनरेशन तक क्या करेंगे, वो नेक्स्ट जनरेशन तक क्या करेंगे, वो ट्रांसफर होते हैं। तो कैरेक्टर्स जो होते हैं बेसिकली वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, दैट मीन्स नेक्स्ट जनरेशन में क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। इसको हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। और ये जो इनहेरिटेंस हो रहा है, जो कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहे हैं, वो किसके थ्रू हो रहे हैं? जीन्स के थ्रू ही हो रहे हैं। इसीलिए हम इसको बोलते हैं यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। एक लाइन का आंसर आ गया यहाँ पे कि जीन क्या है, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है। जीन जो होते हैं बेसिकली क्या करते हैं, ये कंट्रोल करते हैं किसको? हेरिडिटिकल कैरेक्टर्स को, है ना। तो वो कैरेक्टर्स जिनको इनहेरिटेड करना है, दैट मीन्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पहुंचाना है, उन कैरेक्टर को ये क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, जीन्स, है ना। जैसे कि आपकी आइज का कलर, है ना। फ्लावर में हम देखते हैं कि फ्लावर में रंग बिरंगे फ्लावर्स होते हैं, तो उन फ्लावर्स का कलर, ये कैरेक्टर्स हैं। प्लांट की हाइट, ये क्या है, कैरेक्टर है। तो ये कैरेक्टर को कंट्रोल करने का काम कौन कर रहा है? वो कर रहा है जीन। ओके। तो जीन्स बेसिकली क्या है, जो कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं। अब जीन होते कहाँ हैं? जीन कहाँ प्रेजेंट होंगे? जीन प्रेजेंट होंगे क्रोमोसोम पर। किसमें प्रेजेंट होंगे ये? क्रोमोसोम पर। और क्रोमोसोम किसके अंदर होता है? न्यूक्लियस के अंदर, है ना। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स होते हैं। और जो न्यूक्लियस होगा वो किस में होगा? वो होगा सेल के अंदर। सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं और क्रोमोसोम में ही क्या रहते हैं? जीन होते हैं। और जीन क्या करते हैं? स्पेसिफिक कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं और वही एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं। ठीक, बहुत ही इजी आंसर है। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्टार्टिंग में मैंने वन शॉट वीडियो के बारे में बोला था, तो मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपने इस चैप्टर को नहीं पढ़ा है तो एक बार उस वीडियो को देख लीजिए और एक बार जब आप सारे के सारे टॉपिक्स उसमें कवर कर लेंगे और जब इसके बाद आप ये क्वेश्चन सीरीज देखेंगे तो आपको बहुत ही इजी लगने वाला है ना। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज सेक्स क्रोमोसोम्स। सेक्स क्रोमोसोम्स क्या है? सो सेक्स क्रोमोसोम इज अ क्रोमोसोम विच डिटरमाइन द सेक्स ऑफ अ स्पीसीज। एक स्पीसीज का ये पता करना कि भाई वो मेल होगा या फीमेल होगा, है ना। जो स्पीसीज है उसमें मेल और फीमेल है, तो ये डिटरमाइन करना कि वो मेल होगा या फीमेल होगा, बेसिकली वो कौन डिसाइड करता है? वो डिसाइड करता है सेक्स क्रोमोसोम्स। देखो, दो टाइप के क्रोमोसोम्स होते हैं। एक होता है ऑटोसोमल क्रोमोसोम, ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स, और एक होता है सेक्स क्रोमोसोम्स। तो ये दो टाइप के क्रोमोसोम्स जो हैं वो बेसिकली एक हमारी बॉडी में रहेंगे।
ठीक है। और इनमें जो सेक्स क्रोमोसोम है बेसिकली वो क्या डिटरमाइन करते हैं, सेक्स को डिटरमाइन करते हैं। तो कौन कौन से होंगे, ये दो टाइप के होते हैं, है ना। कौन कौन से, ह्यूमन बींग्स में एक होता है एक्स एंड दूसरा होता है वाई। ये दो क्रोमोसोम जो होते हैं वो मिलते हैं। अब इसमें आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि एक्स और एक्स अगर रहता है किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर, ये अगर दो क्रोमोसोम है तो वो जो ऑर्गेनिज्म होगा वो क्या होगा, फीमेल। और अगर किसी ऑर्गेनिज्म में एक्स और वाई क्रोमोसोम है तो वो क्या होगा, मेल होगा, है ना। तो बॉयज में एक्स वाई क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और गर्ल्स में एक्स एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। सो दिस इज द सेक्स क्रोमोसोम्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेक्स ऑफ चिल्ड्रन इज डिटरमाइंड बाय व्हाट दे इनहेरिट फ्रॉम द फादर और नॉट देयर मदर। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली पूछा गया है कि जो चिल्ड्रन है ऑफ स्प्रिंग, दैट मीन्स उसका सेक्स जो है वो किस तरीके से डिटरमाइन होता है, किस तरीके से ये डिसाइड होता है कि जो चिल्ड्रन है वो मेल होगा या फिर फीमेल होगा। तो ये पूछा गया है बेसिकली क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में ये बोला है कि जो फादर के थ्रू जो इनहेरिट होता है, जो कि क्या होता है, ट्रांसफर होता है, उसके थ्रू चिल्ड्रन का सेक्स डिसाइड होता है। और मदर में जो क्रोमोसोम्स इनहेरिटेड होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम की यहाँ पे बात हो रही है, तो वो जो इनहेरिट होता है तो उसके थ्रू क्या नहीं हो रहा है, उसके थ्रू सेक्स डिसाइड नहीं हो रहा है। तो इस स्टेटमेंट को हमको जस्टिफाई करना है। तो आखिरकार ये कैसे पॉसिबल है कि मेल क्रोमोसोम जो है सिर्फ वही डिसाइड कर रहे हैं कि ऑफ स्प्रिंग मेल होगा या फिर फीमेल होगा। तो देखो, जो क्रोमोसोम्स होते हैं फादर में वो कौन से क्रोमोसोम होते हैं, एक्स वाई क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं फादर दैट मीन्स मेल। मेल में कौन से क्रोमोसोम होंगे, एक्स एंड वाई क्रोमोसोम होंगे, ठीक। और जो मदर है उसमें कौन से क्रोमोसोम होंगे, एक्स एक्स क्रोमोसोम होंगे, दैट मीन्स फीमेल। फीमेल में कौन से होंगे, एक्स एक्स, है ना। इसको हम पूरा तरीके से मेल लिख देते हैं तो आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम मेल। मेल में एक्स वाई क्रोमोसोम होंगे, फीमेल में एक्स एक्स क्रोमोसोम होंगे। अब क्या होगा कि ये इनहेरिट होंगे, दैट मीन्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होंगे। तो गैमेट फॉर्मेशन में ये एक्स क्रोमोसोम अलग हो जाता है और ये वाई क्रोमोसोम अलग हो जाता है। और फीमेल में ये एक्स क्रोमोसोम अलग हो जाएगा और ये एक्स क्रोमोसोम अलग हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या होंगे, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में क्रोमोसोम ट्रांसफर होंगे। तो फीमेल सिर्फ क्या ट्रांसफर करता है, एक्स क्रोमोसोम को ही ट्रांसफर करता है। क्या करेगा, ये सिर्फ एक्स क्रोमोसोम को ही ट्रांसफर करेगा। जबकि जो मेल होता है वो एक्स और वाई दो टाइप के क्रोमोसोम्स को ट्रांसफर करेगा, है ना। बट दोनों ही क्या नहीं होंगे, दोनों ही एक साथ नहीं जाएंगे, अलग अलग जाएंगे। तो सपोज कीजिए कि अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन बन गया, एक्स एंड वाई का कॉम्बिनेशन बन गया, तो क्या होगा, एक्स वाई हो जाएंगे। और अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन बन गया तो क्या हो जाएगा, एक्स एक्स हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इस वाई क्रोमोसोम के कारण ही ये डिसाइड हो रहा है कि जो कॉम्बिनेशन है वो कैसा हो रहा है, मेल। ये अगर वाई क्रोमोसोम है तो ही क्या होगा, मेल होगा। और अगर एक्स क्रोमोसोम होगा तो फीमेल होगा वो। तो इस तरीके से यहाँ पे ऑफस्प्रिंग में जो मेल है और फीमेल है ये डिसाइड करने वाला क्रोमोसोम जो है वो वाई क्रोमोसोम है। और वो वाई क्रोमोसोम मेल से क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। तो इसलिए डिसाइडिंग फैक्टर वाई क्रोमोसोम है। इसलिए हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि मेल क्रोमोसोम ही वह क्रोमोसोम है जो डिसाइड कर रहा है कि ऑफ स्प्रिंग में जो होगा वो मेल होगा या फिर फीमेल होगा। इज दैट क्लियर। तो इसको हम इजी वे में लिख सकते हैं कि बिकॉज मदर इनहेरिट ओनली एक्स क्रोमोसोम्स, सो फादर डिटरमाइन द सेक्स, दैट मीन्स मेल होगा या फीमेल होगा वो बेसिकली कौन डिसाइड करेगा, फादर के क्रोमोसोम ही डिसाइड करेंगे। सो दिस इज द होल आंसर। आई थिंक आपको बिल्कुल क्लियर हुआ होगा ये कॉन्सेप्ट्स। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन वेरिएशन इन रिलेशन ऑफ अ स्पीसीज। यहाँ पे वेरिएशन जो है क्या है, स्पीसीज के रिलेशन में। देन व्हाई इज वेरिएशन बेनिफिशियल टू द स्पीसीज, और वेरिएशन बेसिकली क्यों बेनिफिट करते हैं, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं।
वेरिएशन का मतलब होता है चेंज, है ना। किसी स्पीसीज में कोई अगर चेंज हो जाता है ना, चेंजेस हो जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएशन। जैसे कि फादर है ना, और मदर, ये पेरेंट्स हो गए। अब जो उनका ऑफस्प्रिंग होगा वो क्या होगा, थोड़ा सा चेंज होगा उनके पेरेंट्स से, तो वो चेंज है बेसिकली, दैट इज कॉल्ड वेरिएशन। ठीक। तो वेरिएशन क्या है ये देखना है। सो वेरिएशन रिफर्स द डिफरेंस इन कैरेक्टर्स बिटवीन द इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीसीज। एक स्पीसीज के बीच में जो डिफरेंसेस होते हैं दैट इज कॉल्ड वेरिएशन। अब वेरिएशन क्यों जरूरी है, अगर पेरेंट है तो पेरेंट के जैसे ही, दैट मीन्स क्लोन क्यों ना बने, वेरिएशन क्यों जरूरी है, तो वेरिएशन इसलिए जरूरी है क्योंकि क्या करना है, अडॉप्टेशन। एडॉप्टेशन का मतलब होता है कि जिस तरीके का एनवायरनमेंट है उसी तरीके से क्या हो जाना, उसी तरीके से कन्वर्ट हो जाना, है ना, उसी तरीके से हमारी बॉडी को कंस्ट्रक्ट कर लेना, दैट इज कॉल्ड वेरिएशन, एडॉप्टेशन, है ना। तो वेरिएशन आएगा जब ही तो क्या आएगा, एडॉप्टेशन आएगा। तो इस तरीके से अगर हमको अडॉप्ट होना है तो हमको चेंजेस की जरूरत पड़ती है, चेंजेस की जरूरत पड़ती है, इसका मतलब वेरिएशन की जरूरत पड़ती है। सो दे एनेबल द ऑर्गेनिज्म टू अडॉप्ट देमसेल्फ इन चेंजिंग एनवायरनमेंट। तो अब यहाँ पे देखो, इन्वायरमेंट जो है कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है, तो जरूरी है कि हम भी चेंज हों। ठीक। इसके अलावा वेरिएशन जो है वो बेसिस है किसका, हेरिडिटी का। एंड दे फॉर्म रॉ मटेरियल फॉर एवोल्यूशन, है ना। एवोल्यूशन के लिए रॉ मटेरियल एक तरीके का है, कंटिन्यूसली चेंज होता जाएगा, और टाइम बाय टाइम अगर चेंजेस होंगे तो एकदम नए टाइप की स्पीसीज बन जाएंगे, है ना। तो इसलिए इस तरीके से क्या है यहाँ पे, वेरिएशन का यहाँ पे सिग्निफिकेंस है और बेनिफिट है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। द क्वेश्चन इज डिस्टिंग्विश बिटवीन एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड ट्रेट्स by giving one example of each. Then, why are traits acquired during the lifetime of an individual not inherited? ठीक। तो इसका क्वेश्चन का जो सिंपल सा अर्थ निकल रहा है कि हमको डिफरेंस लिखना है एक्वायर्ड ट्रेट्स में एंड इनहेरिटेड ट्रेट्स में। तो ट्रेट्स जो है बेसिकली उसको हम कैरेक्टर को ही हम ट्रेट्स बोलते हैं, तो एक्वायर्ड कैरेक्टर और इनहेरिटेड कैरेक्टर। इनहेरिटेड कैरेक्टर्स जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। तो एक्वायर्ड ट्रेट्स और इनहेरिटेड ट्रेट्स के बारे में हमको बताना है, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है हमको राइट डाउन करना है। देन एग्जाम्पल भी यहाँ पे हमको शो करना है। ठीक है, तो एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको शो करेंगे। एंड व्हाई आर ट्रेट्स एक्वायर्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, वो ट्रेट्स या कैरेक्टर जो हम लाइफ टाइम में एक्वायर्ड करते हैं वो इनहेरिटेड नहीं होते, दैट मीन्स वो ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफर नहीं होते, है ना। तो बेसिकली यहाँ पे ये एक्वायर ट्रेट्स की बात कर रहे हैं कि जो हम एक्वायर करते हैं चीज़ों को, है ना, वो क्यों इनहेरिटेड नहीं होती। तो बेसिकली कैरेक्टर जो हमारी बॉडी में दिखाई देते हैं वो दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट इज एक्वायर्ड एंड सेकंड इज इनहेरिटेड। तो ये दोनों ट्रेट्स कौन कौन से हैं देखते हैं इसको। सो व्हाट इज एक्वायर्ड ट्रेट्स? एक्वायर्ड ट्रेट्स इज अ पर्टिकुलर characteristic that is developed during the lifetime of an individual, है ना। तो जैसे कि हम क्या करते हैं, कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ गेम खेलते रहते हैं, है ना, यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, स्टडी करेंगे, और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, जिसके कारण क्या होता है हमारी बॉडी में कुछ चेंजेस आते हैं, है ना। जो एक्टिविटी नहीं करता हम देखते हैं उसमें डिफरेंट टाइप के चेंजेस आते हैं, जो एक्टिविटी करता है उसमें उसकी बॉडी में डिफरेंट टाइप के चेंजेस आते हैं। कोई अगर जिम कर रहा है, कोई अगर कोई स्पोर्ट्स में है ना, कोई ज़्यादा फैटी चीज़ें खा रहा है, तो क्या होता है कि इन सब एक्टिविटीज़ के कारण बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं। तो किसी का जो माइंड है वो तेज हो जाता है, किसी के मसल्स बिल्डअप हो जाते हैं, तो ये सब चीज़ें चलती हैं। दीज आर द एक्वायर्ड ट्रेट्स। ठीक, तो लाइफ टाइम में जो चीज़ें करते हैं वही क्या है, एक्वायर्ड ट्रेट्स है। तो यहाँ पे एग्जांपल देखो, लॉस ऑफ वेट ड्यू टू स्टारवेशन, है ना। तो ये एक टिपिकल एग्जांपल है एक्वायर्ड ट्रेट्स का, कि किसी का अगर बॉडी वेट बहुत ज़्यादा है और भूख लग रही है उसको, तो ज़्यादा खाना नहीं खा रहा है ना, जिसके कारण क्या होता है वेट लॉस हो जाता है। तो एक कैरेक्टर उसमें डेवलप हुआ, उसका वेट कम हो गया। तो ये बेसिकली एक्वायर्ड ट्रेट्स हैं। व्हाट इज इनहेरिटेड ट्रेट्स? इनहेरिटेड ट्रेट्स इज ट्रांसमिशन ऑफ पर्टिकुलर कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग दैट मीन्स प्रोजेनी, है ना। तो इनहेरिटेड ट्रेट्स वो ट्रेट्स है जो कि पेरेंट से हमको मिलता है। मतलब हम ये बोल सकते हैं
कि वो पर्टिकुलर ट्रेट्स जो कि पेरेंट से प्रोजेनी में क्या होता है, उनके बच्चों में क्या होता है, ट्रांसफर होता है, दैट इज कॉल्ड इनहेरिटेड ट्रेट्स, है ना। जैसे कि स्किन कलर, स्किन कलर इज इनहेरिटेड ट्रेट्स, ठीक। आईज कलर इज इनहेरिटेड ट्रेट्स। तो ये कुछ ट्रेट्स हैं, है ना, जो क्या होते हैं, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं, ठीक। सो दीज कैरेक्टर्स आर जेनेटिकली कंट्रोल्ड। ये जो इनहेरिटेड ट्रेट्स हैं, इनको कंट्रोल कौन कर रहा है, हु इज कंट्रोलिंग। तो क्या बोलेंगे हम, जेनेटिकली जीन्स कंट्रोल कर रहे हैं। क्या कौन कंट्रोल कर रहा है, जीन्स इनको कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक। अब होता क्या है, अगर इन जीन्स में क्या आ जाए, चेंज आ जाए, तो क्या होगा, कैरेक्टर में भी चेंज आ जाते हैं। जीन को चेंज कर दिया, जीन को अगर किसी तरीके से चेंज हो गया, उसमें वेरिएशन आ गया, तो जो इनहेरिटेड ट्रेट्स है वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, है ना, वो भी क्या होगा, चेंज। सो जो चेंज होता है बेसिकली वो होता है म्यूटेशन के कारण। सो द सिंपली म्यूटेशन इज चेंज इन डीएनए, चेंज इन डीएनए दैट मीन्स म्यूटेशन। तो म्यूटेशन के कारण क्या होता है, जीन चेंज हो जाएगा, जीन चेंज हो जाएगा तो कैरेक्टर चेंज हो जाएगा। सो वी कैन से दैट म्यूटेशन क्रिएट्स द वेरिएशन इन दीज कैरेक्टर, ठीक है। अब आते हैं एक्वायर्ड ट्रेट्स में। दीज कैरेक्टर और दैट कैरेक्टरिस्टिक कैन नॉट बी पास्ड ऑन द नेक्स्ट जनरेशन, है ना। एक्वायर्ड कैरेक्टर जैसे कि किसी का लॉस हो गया, वेट लॉस हो गया, काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही, उसको खाना नहीं मिला, वेट लॉस हो गया, तो ये एक कैरेक्टर है जो उसने एक्वायर्ड किया है अपने लाइफ टाइम में, बट ये कैरेक्टर एक्चुअल में किस में ट्रांसफ़र नहीं होगा, अगली जनरेशन में ट्रांसफ़र नहीं होगा। एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। अगर चूहा जो है, कोई माइस है, उसकी अगर पूँछ कट जाए, तो क्या नेक्स्ट जनरेशन में जो ऑफिस स्प्रिंग होंगे, क्या उनकी पूछ आएगी या नहीं आएगी, ऑब्वियसली आएगी। क्यों, क्योंकि जो चेंजेस हुए हैं बेसिकली वो एक्वायर्ड ट्रेट्स है, ना कि इनहेरिटेड ट्रेट्स में, ठीक। देन यहाँ पे देखो एक छोटा सा पॉइंट है विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट इसमें है कि द एक्वायर्ड ट्रेट्स कैन नॉट चेंज द डीएनए, है ना। जो एक्वायर्ड ट्रेट्स होते हैं वो ट्रांसफर क्यों नहीं करते, वो इसलिए नहीं करते क्योंकि उसके डीएनए में चेंज नहीं होता, मतलब उसके जीन्स में कोई चेंजेस नहीं होते एक्वायर्ड ट्रेट्स के कारण। Therefore, the acquired traits cannot be inherited over generation during the lifetime of an individual. और जो एक्वायर्ड ट्रेट्स होते हैं बेसिकली हम सोमेटिक सेल पे काम कर रहे होते हैं, है ना, जर्म सेल पे काम नहीं कर रहे होते हैं। हमारी बॉडी में एक जर्म सेल होती है और सोमेटिक सेल होती है। जर्म सेल मतलब जैसे कि स्पर्म सेल है ना, वो एक जर्म सेल है। और अगर हम बात करते हैं हमारे ब्रेन की सेल्स की, हमारे मसल्स की सेल की, सो दीज आर द सोमेटिक सेल्स। तो सोमेटिक सेल में चेंजेस करते हैं हम इसमें, ना कि जर्म सेल में। हाँ, अगर जर्म सेल में चेंजेस हो जाता है तो वो बेसिकली क्या होगा, इनहेरिटेड हो सकता है, ठीक। चलो अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले स्टडी किया हुआ है, जिसमें एक्स और वाई क्रोमोसोम के बारे में हमने स्टडी किया। तो अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा डिटेल बताने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे अब मैकेनिज्म पूछा गया है कि ह्यूमन में सेक्स का डिटर्मिनेशन किस तरीके से होता है। यह कैसे डिसाइड होता है कि जो ऑफस्प्रिंग है वो मेल होगा या फिर फीमेल होगा। तो चलिए इसको देखते हैं। इसको देखने से पहले एक और इसी क्वेश्चन को अलग टाइप से पूछा जा सकता है। तो वो क्या होगा, वो होगा विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट explain in brief how the sex of newborn is genetically determined in human beings and which of two parents, a mother or a father, is responsible for determining of sex of a child। तो वही क्वेश्चन थोड़ा सा अलग तरीके से पूछा गया है, बट यहाँ पे हम मैकेनिज्म को डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे रखा है। तो क्वेश्चन क्या है, देखो इसमें हमको एक फ्लो चार्ट के थ्रू मैकेनिज्म को डिफाइन करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ह्यूमन होता है उसमें सेक्स डिटर्मिनेशन किसके थ्रू होता है, जेनेटिकली होता है ना। जेनेटिकली मतलब जीन्स के थ्रू डिसाइड होता है, और वो जीन होते हैं क्रोमोसोम पर, और वो क्रोमोसोम है एक्स एंड वाई, ठीक। तो मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स क्या है यहाँ पे, द सेक्स ऑफ इंडिविजुअल इज जेनेटिकली डिटरमाइंड बाय द क्रोमोसोम्स and the sex chromosomes or sex determination is processed by
विच सेक्स ऑफ न्यू बॉर्न इंडिविजुअल कैन बी डिटरमाइन। तो बहुत ही सिंपल आंसर आ गया कि भाई जो हमारा मेल और फीमेल डिसीजन करने वाला जो क्रोमोसोम है, मतलब क्रोमोसोम के थ्रू ही ये डिफाइन होता है, और न्यूबॉर्न बेबी में कौन सा क्रोमोसोम जाएगा इस बात पर डिपेंड कर रहा है वो। ठीक, तो ह्यूमन बींग्स जो होते हैं उसमें दो टाइप के क्रोमोसोम होते हैं, जैसे कि लास्ट टाइम में डिस्कस किया था, एक्स एक्स एंड एक्स वाई। एक्स वाई होता है किसमें, मेल्स में, और फीमेल में क्या होता है, एक्स एक्स क्रोमोसोम होता है। तो अब देखो यहाँ पे कि ये है एक्स वाई क्रोमोसोम, दैट मीन्स ये होगा हमारा मेल, और ये है फीमेल, जिसमें क्या होगा, एक्स एक्स क्रोमोसोम्स होंगे। अब क्या होगा, गैमेट फॉर्मेशन, तो एक्स एक्स क्रोमोसोम क्या हो गए, अलग अलग हो गए, क्या बन गया, गैमेट बन गए। और यहाँ पे एक्स वाई क्रोमोसोम अलग अलग हो गए, तो ये क्या बन गए, गैमेट्स बन गए। ये जो गैमेट है इसको हम बोलते हैं स्पर्म। कौन सा गैमेट है ये, स्पर्म। ठीक, और ये जो गैमेट है ये है एग, ओवा भी बोलते हैं इसको, है ना। तो ये ओवा है, ये फीमेल बॉडी में फॉर्म होता है, जिसमें एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, दोनों ही एक्स क्रोमोसोम्स ही होगा। जबकि मेल एक्चुअल में दो डिफरेंट टाइप के स्पर्म सेल बनाता है, विच इज एक्स स्पर्म सेल एंड वाई स्पर्म सेल। एक स्पर्म सेल में एक्स होता है और एक में वाई होता है। अब कौन सा स्पर्म ओवम को फर्टिलाइज करेगा, इस बात पर डिपेंड करेगा कि नया कॉम्बिनेशन क्या बनने वाला है। तो इस तरीके से अगर एक्स क्रोमोसोम के साथ एक्स क्रोमोसोम का फ्यूजन हो जाता है तो एक्स एक्स क्रोमोसोम एक्स एक्स कॉम्बिनेशन बनेगा, विच इज गर्ल। और अगर वाई क्रोमोसोम के साथ वाला स्पर्म फर्टिलाइज कर देता है ओवा को, तो क्या होगा, एक्स वाई कॉम्बिनेशन बन जाएगा, विच इज मेल चाइल्ड, है ना, दैट मीन्स बॉय बन जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे डिसाइडिंग फैक्टर है वाई क्रोमोसोम, इसीलिए यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि फादर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स ऑफ अ चाइल्ड। तो बहुत ही इजी आंसर है ये, आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे पूछा है कि अ ब्लू कलर फ्लावर प्लांट डिनोटेड बाय कैपिटल बी is crossed breed with that of white color flower plant denoted by small b। तो इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के बाद यहाँ पे 3 क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट है यहाँ पर, स्टेट द कलर ऑफ फ्लावर यू वुड एक्सपेक्टेड in their F1 generation of plant, or what must be percentage of white flower plant in F2 generation if flower of F1 plant are self pollinated, and state the expected ratio of genotype capital B and small b in F2 progeny। तो ये जो क्वेश्चन है बेसिकली लिया गया है मेंडल एक्सपेरिमेंट से। तो बहुत ही इजी है, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझने की यहाँ पे ज़रूरत है। तो पहले हम कॉन्सेप्ट समझते हैं, उसके बाद फिर हम इसको आंसर करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, सबसे पहले तो बोला गया है यहाँ पे ब्लू कलर का क्या है, एक फ्लावर प्लांट है। इसका जीनोटाइप क्या बोला उन्होंने, कैपिटल बी। तो भाई यहाँ पे कैपिटल और कैपिटल बी ये एक ब्लू कलर का फ्लावर है ना। और इसको क्रॉस किया गया किससे, ये देखो क्रॉस ब्रीड किया है, किससे किया गया, व्हाइट कलर के फ्लावर से, है ना। तो व्हाइट कलर का जो जीनोटाइप है वो क्या है, स्मॉल बी, सिंपल। अब क्या होता है कि जब ये दोनों लिख देते हैं, देन इसके बाद फिर हम क्या करते हैं, क्रॉस करा देते हैं ना। ठीक है, पूरा क्रॉस करा लेते हैं, क्रॉस कराने के बाद फिर देखेंगे। तो ये देखो हमने क्रॉस कराया, ये है पेरेंट्स। अब इसमें जो गैमेट बनेंगे वो क्या बनेगा, इसमें कैपिटल बी बनेगा और इसमें स्मॉल बी बनेगा। ठीक, और स्मॉल बी बनाने के बाद इसको क्रॉस कर देंगे। क्रॉस करने के बाद क्या कॉम्बिनेशन आएगा सभी में, कैपिटल बी स्मॉल बी, है ना। कैपिटल बी स्मॉल बी के सारे फ्लावर्स आएंगे। अब यहाँ पे देखो, एक बात याद रखना, जो हमारा कैपिटल होता है वो हमेशा डोमिनेंट होता है। कैसा होता है ये, डोमिनेंट। डोमिनेंट मतलब भारी पड़ना। इसका मतलब ये हुआ कि जो बी है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ब्लू कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बी जहां जहां पे होगा वो सारे फ्लावर ब्लू कलर के होंगे, क्योंकि बी क्या है, बी है डोमिनेंट एलील। तो कैपिटल बी जहां होगा वो सभी प्लांट्स के जो फ्लावर होंगे वो ब्लू कलर के होंगे, इस बात को आप ध्यान रखना।
वही जो वाइट कलर का फ्लावर है वो बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम स्मॉल बी से। तो स्मॉल बी जो रहता है वो हम रिसेसिव ट्रेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब स्मॉल बी होगा तभी जाके जो फ्लावर होगा वो वाइट कलर का होगा। बट यहाँ पे अगर बी, इस कैपिटल बी और स्मॉल बी का कॉम्बिनेशन है तो बी क्योंकि डोमिनेंट है इसलिए हमेशा वहां पे ब्लू कलर का ही फ्लावर होगा। तो इस पूरे के पूरे सिनारियो में क्रॉस करने में जो है हमको कैपिटल बी स्मॉल बी जीनो टाइप मिला है, जो कि F1 जनरेशन से है और जो कि क्या है, ब्लू कलर का है। ठीक, तो सारे के सारे क्या है यहाँ पे, ब्लू कलर के। तो 100% क्या है, ब्लू कलर। अब उन्होंने क्या बोला, अब उन्होंने यहाँ पे क्या करते हैं, मेंडल ने क्या किया था कि इसको करने के बाद उन्होंने सेल्फ क्रॉस कर दिया। तो उन्होंने वापस से फिर पेरेंट्स बनाए। यहाँ पे जो फ्लावर्स आए हैं वो बेसिकली F1 जनरेशन के हैं। कौन सी जनरेशन के हैं, वो F1 जनरेशन के। तो F1 जनरेशन के प्लांट्स के बीच में हमने फिर क्या किया, सेल्फ क्रॉस किया। तो जैसे ही सेल्फ क्रॉस किया तो इसमें क्या हुआ, हमारे पास F2 जनरेशन के फ्लावर्स यहाँ पे हमको मिले। प्रोसेस वही है। क्या प्रोसेस है, एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें कैसे प्रोसेस यूज किया और कैसे बनाया इसमें। तो देखो सिंपल, कैपिटल बी और स्मॉल बी प्लांट मिले थे हमको, तो हमने इसमें सेल्फ क्रॉस कराया। एक जैसे यहाँ पे जीनोटाइप्स हैं, क्योंकि इसमें जब हम क्या करेंगे, इसको हमने बना दिया पेरेंट। पेरेंट बनाने के बाद इसमें गैमेट फॉर्मेशन होगा। तो गैमेट फॉर्मेशन में जो होगा ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे। तो कैपिटल बी और कैपिटल बी अलग हो गए, और यहाँ पे कैपिटल बी और कैपिटल बी अलग हो गए अलग। तो एक साइड के ये हैं और दूसरे साइड की ये है ना। तो इस तरफ हमने अलग अलग कर दिए। फिर जब कॉम्बिनेशन बनाया तो कैपिटल बी कैपिटल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, स्मॉल बी स्मॉल बी, ये कॉम्बिनेशन बना। देखो, कैपिटल बी कैपिटल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी और कैपिटल बी स्मॉल बी, ये कॉम्बिनेशन बन गया। अब देखो, जहां कैपिटल बी वहीं पे क्या होगा, ब्लू। तो इस तरीके से जहां जहां कैपिटल बी है, देखो यहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो सभी कैसे हैं, ब्लू कलर के। और इस वाली सिचुएशन में कैसा है, व्हाइट कलर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, स्मॉल बी का कॉम्बिनेशन है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ इन फोर में से जो व्हाइट कलर का है वो कितना है, 1। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखो रेशो लिख देते हैं। क्या रेशो आ रहा है इसमें, इसमें जो रेशो आ रहा है व्हाइट फ्लावर की, अगर हम बात करते हैं, है ना, तो वो कैसा होगा, वाइट कलर जो है 4 में से 1 आ रहा है ना, इसको मल्टीप्लाइड करेंगे 100 से तो क्या आ जाएगा, 25%। ठीक, वही अगर हम बात करें जीनोटाइप के रेशो की, तो जीनोटाइप देखो यहाँ पे क्या होगा, जीनोटाइप, जीनोटाइप में देखो कैपिटल बी कितना है, ये है 1, है ना। और कैपिटल बी स्मॉल बी कितना है, देखो 2 है ना, एक ये और एक ये, 2। और स्मॉल बी कितना है, 1। ठीक, तो ये रेशो हमने जीनोटाइप का भी निकाल लिया। तो बेसिकली जो इसका सीक्वेंस होता है, इसका स्मॉल बी कैपिटल बी कैपिटल बी, कैपिटल बी और स्मॉल बी, तो दिस सीक्वेंस इज कॉल्ड जीनोटाइप। और जो हमको कलर दिखाई देते हैं, है ना, जैसे कि व्हाइट, दिस इज कॉल्ड फिनोटाइप। व्हाइट कलर, ब्लू कलर, ये क्या है, फिनोटाइप। जो कलर शो हो रहा है वो फिनोटाइप है, और जो जिसके कारण हो रहा है, जिस जीन के कॉम्बिनेशन के कारण हो रहा है, उसको हम जीनोटाइप बोलते हैं। तो चलो यहाँ पे देख लेते हैं क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द कलर ऑफ फ्लावर वुड यू एक्सपेक्टेड और इस एक्सपेक्ट इन देयर F1 जनरेशन। तो F1 जनरेशन ये रहा हमारा। इस F1 जनरेशन में इसको हम पहले क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा हम क्लियर कर देते हैं ताकि समझ में आए, ये है ना। और अब यहाँ पे F1 जनरेशन की बात कर रहे हैं, ये F1 जनरेशन है, इसमें कैसे फ्लावर्स आएंगे, किस कलर के फ्लावर्स आएंगे, तो सभी कैसे आएंगे, ब्लू। तो वी कैन से दैट द कलर ऑफ द ऑल फ्लावर्स इन F1 जनरेशन विल बी ब्लू। आंसर आ गया। देन सेकंड देखो, व्हाट मस्ट बी द परसेंटेज ऑफ व्हाइट फ्लावर प्लांट ऑफ F2 जनरेशन इफ F1 प्लांट आर सेल्फ पॉलिनेटेड। मतलब सेल्फ क्रॉस अगर हमने कर दिया तो F1 जनरेशन में हमको
वाइट फ्लावर जो रहेंगे कितने मिलेंगे, तो यहाँ पे वाइट फ्लावर कितना मिला था, 4 में से एक, दैट मीन्स 25%। लास्ट क्वेश्चन, स्टेट द एक्सपेक्टेड रेशो ऑफ जीनोटाइप कैपिटल बी स्मॉल कैपिटल बी एंड कैपिटल बी स्मॉल बी इन F2 जनरेशन। F2 जनरेशन में इसका जीनोटाइप का रेशो क्या है, तो कैपिटल बी कितना है 1 और कैपिटल बी स्मॉल बी कितना है 2, तो ये हो गया 1:2। सो दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक, तो आपको ये क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट इफ वी क्रॉस प्योर ब्रीड टॉल डोमिनेंट पी प्लांट। ये क्वेश्चन भी लगभग उसी के जैसा है, बट क्या है, थोड़ा सा अलग तरीके से पूछा है, इसलिए हम इसको डायरेक्टली अब आंसर कर लेंगे इसको। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि अगर हम यहाँ पे प्योर ब्रीड टॉल प्लांट्स को अगर हम क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ये इसका क्या करें, अगर टॉल प्लांट है दैट मीन्स कैपिटल टी, ठीक, उसको हमने प्योर डॉर्फ प्लांट दैट मीन्स स्मॉल टी के साथ अगर हम इसको क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं, ठीक है, तो F1 जनरेशन में हमको प्लांट्स मिलेंगे। देन इफ वी नाउ सेल्फ क्रॉस, फिर उसको बाद सेल्फ क्रॉस कर देते हैं, F2 जनरेशन में हमको प्लांट्स मिलेंगे। तो अब हमको ये क्रॉस करने के बाद बताना है कि इनमें से क्या क्या आंसर आने वाला है। ठीक है, सबसे पहला, व्हाट डू द प्लांट्स F2 जनरेशन लुक लाइक, F2 जनरेशन के प्लांट्स जो हैं वो कैसे दिखाई देंगे। ठीक है, F2 जनरेशन के प्लांट कैसे दिखाई देंगे, तो यहाँ पे एक करेक्शन कर लेते हैं। एक्चुअल में जो प्लांट होंगे F1 जनरेशन में, है ना, यहाँ पे F2 जो है आप क्या कर लो F1। पर क्वेश्चन यहाँ पे है व्हाट डू द प्लांट्स ऑफ F1 जनरेशन लुक लाइक, F1 जनरेशन के प्लांट कैसे दिखाई देंगे। देन सेकंड क्वेश्चन, स्टेट द रेशो ऑफ टॉल प्लांट और टू डॉर्फ प्लांट इन F2 जनरेशन। F2 जनरेशन में टॉल प्लांट और डॉर्फ प्लांट जो होंगे, यानी कि जो छोटे होंगे हाइट में, उनका क्या जनरेशन में क्या रेशो आएगा F2 जनरेशन में। एंड स्टेट द प्लांट्स ऑफ डू नॉट plants not found in F2 generation but appear in F2 जनरेशन। बेसिकली यहाँ पे भी एक एरर है, और वो एरर क्या है, स्टेट द टाइप ऑफ प्लांट्स नॉट फाउंड इन F1 जनरेशन, है ना, F1 जनरेशन में जो नहीं मिला है वो F2 जनरेशन में अपीयर होगा, F2 जनरेशन में वो वापस से दिखाई जाएगा। तो हमको यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है, रीजन कि इसके पीछे का क्या रीजन है कि वो बेसिकली F1 जनरेशन में जो कैरेक्टर दिखाई नहीं दे रहा है वो F2 जनरेशन में दिखाई क्यों दे रहा है। ठीक, तो चलो आंसर करते हैं इसको। अब आंसर करने से पहले हम क्या करें, इसको हम इनहेरिट किस तरीके से हो रहा है वो देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे कि टॉल प्लांट्स हैं, कैसे प्लांट्स हैं, टॉल, और दूसरे कैसे हैं, ड्वार्फ प्लांट्स हैं। ये दोनों क्या है, पेरेंट्स हैं। इन दोनों के बीच में सबसे पहले क्या होगा, गैमेट फॉर्मेशन, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, ये क्या बन गए, गैमेट्स। फ्यूजन होगा तो क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये है हमारा F1 जनरेशन के प्लांट्स। ठीक है, सारे के सारे प्लांट कैसे होंगे, टॉल होंगे। 100% प्लांट कैसे होंगे F1 जनरेशन में, टॉल मिलेंगे। ठीक, अब जो प्लांट्स हमको मिले हैं इनके बीच में हम सेल्फ क्रॉसिंग करवाएंगे। ठीक है, अब सेल्फ क्रॉसिंग में वापस से क्या बन गए, ये पेरेंट्स बन गए। फिर क्या बनाएंगे, ये गैमेट बनाएंगे। तो गैमेट बनाएंगे तो फिर कैसे गैमेट बनाएंगे, चलो जल्दी से यहाँ पे बना लेते हैं। कैपिटल टी स्मॉल टी एक तरफ के गैमेट्स और दूसरी तरफ के कैपिटल टी स्मॉल टी, जब कॉम्बिनेशन बनेगा तो कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे कि जहाँ पे भी कैपिटल टी है वो सारे प्लांट टॉल होंगे। क्यों, क्योंकि ये कैसा है, डोमिनेंट है, भारी है ना, डोमिनेंट होता है ये। जबकि स्मॉल टी जो है वो रिसेसिव प्रॉपर्टी का है ना, कमजोर है। अगर कैपिटल टी जहां होगा एक्चुअल में कैपिटल टी ही वहां पे शो होगा। तो इस तरीके से हम देखेंगे तो ये जो प्लांट है ये कैसे दिखेगा, टॉल दिखेगा, ये प्लांट भी टॉल दिखेगा, ये वाला भी टॉल दिखेगा, और ये डॉर्फ। ठीक, तो ये ड्रॉप दिखेगा, बाकी सब टॉल दिखेंगे। तो 3 टॉल प्लांट और 1 डॉर्फ प्लांट मिलेगा। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे क्या होगा, रेशो जो बनेगा 3:1 का रेशो बनेगा। अब यहाँ पे एक और था कि F1 F2 जो है हमारा, ये F2 जनरेशन के प्लांट्स यहाँ पे होंगे, ये F1 जनरेशन के प्लांट्स होंगे, है ना। ये वाले कौन से, F2 जनरेशन के। F1 जनरेशन में जो प्लांट्स मिले हैं ये सभी प्लांट टॉल हैं। यहाँ पे ये टॉल था और ये कैसा था, डॉर्फ।
अब हम देखते हैं कि टॉल्व और डॉर्फ दोनों टाइप के यहाँ पे कैरेक्टर्स थे, बट F1 जनरेशन में सिर्फ टॉल शो हुआ। क्यों? बिकॉज ऑफ डोमिनेंस। क्यों हो रहा है ये सॉल्व? क्योंकि डोमिनेंस के कारण। ठीक, तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो जल्दी से अब हम देखते हैं हमारे आंसर की तरफ। अब यहाँ पे फर्स्ट का आंसर, ऑल प्लांट ऑफ F1 जनरेशन विल बी टॉल प्लांट। ठीक, F1 जनरेशन में सारे प्लांट्स कैसे होंगे? टॉल। जीनोटाइपिक रेशियो क्या होगा इसका, सॉरी फिनोटाइपिक रेशियो क्या होगा इसका? 3:1। डॉर्फ ट्रेड्स इज रिसेसिव। डॉर्फ जो है वो कैसा है? रिसेसिव प्रॉपर्टी का है, इसलिए F1 जनरेशन में वो शो नहीं होगा। और F2 जनरेशन में क्योंकि वो एक जैसा आ जाता है, मतलब स्मॉल टी एक साथ आ जाएगा और उसके साथ कैपिटल टी नहीं रहेगा, इसीलिए यहाँ पे डॉर्फ कैरेक्टर शो होता है ना। चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज जेनेटिक्स, दैट मीन्स डिफाइन जेनेटिक्स, एंड व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ मेंडल इन दिस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। मेंडल जो साइंटिस्ट हैं, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले एक्सपेरिमेंट देखा, वो मेंडल का ही मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन। यहाँ पे मेंडल ने जो कंट्रीब्यूशन दिया, क्या दिया है उन्होंने? एक्चुअल में प्रिंसिपल दिए हैं। किसके प्रिंसिपल दिए हैं? इनहेरिटेंस के। तो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस दिया है उन्होंने, है ना। और इसीलिए उनको क्या बोला जाता है? फादर ऑफ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या है बेसिकली? जेनेटिक्स वो साइंस है जिसमें हेरिडिटी और वेरिएशन की हम स्टडी करते हैं। जेनेटिक्स बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम हेरिडिटी और वेरिएशन की स्टडी करते हैं, जिसमें हम ये देखते हैं कि जो कैरेक्टर्स होते हैं वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, दैट मीन्स पेरेंट से प्रोजेनी में कैसे ट्रांसफर होते हैं। अगर मेंडल की कंट्रीब्यूशन की बात की जाए तो मेंडल ने गार्डन पी प्लांट को, मतलब गार्डन जो है उनके आसपास गार्डन था, वहां पे पी प्लांट उन्होंने लिया और उसमें हाइब्रिडाइजेशन करके और प्रिंसिपल दिए किसके? इनहेरिटेंस के। और उन्होंने बताया कि ये जो इन कैरेक्टर्स होते हैं वो एक फैक्टर्स के थ्रू क्या होते हैं? कंट्रोल होते हैं, और बाद में आगे चल के उन्हीं को हमने क्या बोला? जीन बोला। सो दिस इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ मेंडल। सो फाइनली आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद में आया है तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।